जय हिंद कर्नल जय सोडी सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। सर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण जब हुआ तो एक बात उन्होंने बड़ी अहम कही कि हम सेना में सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि काश महामहिम ने अग्निवीर की भी बात की होती कि हम अग्निवीर योजना को खत्म कर रहे हैं। तो उसके बाद से एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि अग्निवीर का क्या होगा। मेरी और आपकी जो लास्ट टाइम बात हुई थी उसमें काफी बच्चों ने उस वीडियो को पसंद किया। काफी ने कमेंट करके पूछा कि सर हमारे ये सवाल हैं, साहब से बात करिए और पूछिए कि इनका क्या हल हो सकता है। दो तीन बड़े अहम सवाल थे सर। एक तो टेक्नीशियन है, अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो एज लिमिट रखी गई है बहुत कम है, अब वो बढ़ाना चाहते हैं, उसको लेकर सब है। दूसरा सवाल जो है 2019 के बाद 2022 तक कोई भर्ती नहीं हुई, तो उन बच्चों के अंदर एक नाराजगी है कि कम से कम कई लाखों बच्चे ऐसे जिनकी एज जो है वो निकल गई। वो कह रहे हैं कि हमारे बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटी आगे नजर आती है सर? क्योंकि फिलहाल सरकार की तरफ से अग्निवीर के ऊपर कुछ नहीं बोला जा रहा है। क्या ऐसे ही चलेगा? क्योंकि हाल ही में एक फाइनेंस रिपोर्ट की खबर भी आई थी, वो बता रही थी कि आर्मी देख रही है कि क्या सुधार किए जा सकते हैं। राजेश जी, 23 मई को इसी साल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नीचे फंक्शन करता है, उन्होंने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को बोला कि अग्निपथ स्कीम के बारे में एक रिव्यू किया जाए और उन्हें रिकमेंडेशन भेजी जाए। यानी कि इससे साफ साबित है कि सेना, वायुसेना और नौसेना के अंदर ये प्रक्रिया, ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है कि क्या क्या चेंजेस हमें अग्निपथ स्कीम के लिए चाहिए। अब इनको औपचारिक तौर से, आधिकारिक तौर से पब्लिक को बताने में थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं और इन पे काफी डिस्कशन होता है, डिलिब्रेशन होता है, काफी फाइल्स मूव करती हैं, नोटिंग शीट्स बनती हैं और उसके बाद फिर एक निर्णय लिया जाता है। और जब सेना, वायुसेना और नौसेना अपने पूरे रिकमेंडेशंस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को भेजेंगे तो वो वहां पे अपना कोलेशन करेंगे और फिर भारत सरकार को पुट अप करेंगे और फिर फाइनल डिसीजन भारत सरकार होगा। तो जैसे मैंने पहले बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं, जो भी युवक हैं जो कि बहुत उत्सुक हैं, और मैं उनका ये जोश समझ सकता हूं क्योंकि कई दशक पहले जब मैं भी सेना में भर्ती होना चाहता था तो मेरे अंदर भी वही जोश था, वही उत्साह था। तो मैं उनके साथ एक एक उनका उनका जो जज्बा है, उत्साह है, वो मैं समझ सकता हूं। तो मैं उनको यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट करिए, कुछ ही समय में ये चीजें पब्लिक हो जाएंगी और उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या संशोधन हुए हैं और उसके बाद आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि वेट करना कई बार बहुत मुश्किल होता है, खास करके जब आपका करियर सामने हो, आपके सपने सामने हो। लेकिन ये भी वो समय है जब अगर आप धीरज रखेंगे तो आप सफल होंगे। अगर आप कोई गलत काम कर देंगे तो आप ऐसे जंजाल में घुस जाएंगे कि आपके सपने तो दूर, आप अपने माता पिता, अपने खानदान के लिए इतनी मुसीबतें कर देंगे कि आने वाले समय में आपको समझ नहीं आएगा कि मैं निकलूं कैसे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि धैर्य रखिए, धीरज रखिए, सब कुछ ठीक होगा। अपने पे विश्वास रखिए, भारत सरकार पे विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। बिल्कुल सर। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा तमाम जो दर्शक हमारे वीडियो को देख रहे हैं कि सेना एक डिसिप्लिन संस्था है जहां की सबसे पहले डिसिप्लिन होता है। तो आप उस चीज को बना के रखिए और उम्मीद रखिए सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अब कुछ टेक्निकल पॉइंट सर, जिसपे बात बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि 2019 से लेकर 2022 के बीच में कोई भर्ती नहीं हुई और हम जो हैं इस दौरान 23-24 साल के हो गए। हमारे बारे में सरकार सोचे। फिर जो टेक्नीशियन है उनको लेकर वो कह रहे हैं कि हमें अपने डिप्लोमा करने में ही 19-20 साल हमारी उम्र हो जाती है, तो हमारे लिए भी थोड़ा सरकार को रियायत देनी चाहिए। क्या इसके बारे में सोचा जा सकता है कर्नल सोडी सर? राजेश जी, जो पहला आपका प्रश्न है कि जिन युवाओं की उम्र निकल गई है और वो 3 साल के लिए एग्जाम नहीं दे पाए सेना के लिए, तो मैं उनके साथ, मेरी पूरी सहानुभूति है। क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता जब मैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तैयारी कर रहा था, जब मैं स्कूल में था, अगर एन मौके पे ये चीज हो जाती तो मेरे को कितना बुरा लगता। और मेरे को जितना बुरा लगता तब, मैं समझ सकता हूँ पीड़ा जो अब उन युवाओं में जिनकी उम्र निकल चुकी है।
तो मैं उनसे यही कहूंगा कि भारत सरकार इन चीजों पे जरूर विचार विमर्श करेगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ताकि युवाओं के जो आशाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा किया जा सके। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, धीरज रखना होगा, धैर्य रखना होगा। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो टेक्निकल स्ट्रीम से एंट्री करना चाहते हैं और उनकी उम्र कम रह जाती है अप्लाई करने के लिए, इस चीज पे भी जरूर विचार विमर्श होगा, क्योंकि हम सारे जानते हैं कि भारतीय सेना में कई टेक्निकल आर्म्स हैं। कुछ तो ऑफिशियल टेक्निकल आर्म्स हैं जैसे इंजीनियर्स, ईएमई, सिग्नल्स, और कुछ ऐसी आर्म्स हैं जिनके अंदर इतना टेक्निकल इक्विपमेंट है कि वो कोई भी टेक्निकल आर्म से कम नहीं है, चाहे वो आर्टिलरी होगी, चाहे वो आर्मर्ड कोर हो गया। आजकल इतने आधुनिक हथियार हैं कि तकरीबन मैं तो कहूंगा हर आर्मी सेना की एक टेक्निकल आर्म है। तो इस पे भी जरूर विचार विमर्श होगा, क्योंकि जब तक तकनीकी क्वालिफाइड लोग हमारे पास नहीं होंगे तो आगे के युद्ध लड़ने में कितनी हमें दिक्कत होगी मैं समझ सकता हूं। हम एक छोटी सी गाड़ी चलाने में हमें 4-5 साल लग जाते हैं कॉन्फिडेंस आने में, तो इतने बड़े बड़े हथियार, वेपन सिस्टम्स होते हैं, आर्टिलरी गन्स होती हैं, टैंक होते हैं, तो उनके लिए तो टेक्निकल क्वालिफाइड लोग चाहिए। तो मेरे को उम्मीद है, आशा है कि थोड़े समय की बात है। जैसे मैंने पहले बताया, डिस्कशन चल रहे हैं और थोड़े समय में ही जो फाइनल निर्णय है वो सबके सामने आ जाएगा। 2-3 पॉइंट और जो मुझे समझने हैं आपसे। एक तो ये कि जो हर साल इंडियन आर्मी से रिटायर होते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पेंशन बिल हमने कम करना है, सेना को यंग हमने रखना है, हर साल 60,000 के आसपास रिटायर हो रहे हैं। अग्निवीरों की भी भर्ती सर 60,000 के आसपास ही हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि 2 लाख हर साल भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि 4 साल बाद जब आप निकालेंगे तो 60 में से 40-50% निकल जाएंगे, 40-50 हजार निकल जाएंगे, आपके पास सिर्फ 20,000 लोग बचेंगे। इसे कैसे आप देख रहे हैं? राजेश जी देखिए, ये जो भर्ती है, ये भर्ती हर 6 महीने में हो रही है, और अगर 4 साल के बाद 75% रिटायर होंगे तो तब नए भी उसमें रिक्रूट होंगे, क्योंकि एक साइकिल शुरू हो गया है। तो जहां तक सेना की बात है, उनका जो स्ट्रेंथ है आज की तारीख में वो कायम रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे जितने रिटायर होंगे उतने ही भर्ती भी होंगे। मैं पॉइंट को फिर क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं पॉइंट को क्लियर करना चाह रहा हूँ, और कि हर साल इंडियन आर्मी से 60,000 ओआर एनसीओ जवान रिलीज हो रहे हैं। ये मोटा मोटा आंकड़ा मैं दे रहा हूं। 60,000 ही अग्निवीर आप भर्ती कर रहे हैं। आज वो 60,000 के 60,000 रिप्लेस आपने कर दिए, लेकिन आने वाले वक्त में 4 साल के बाद उसमें से 75% तो निकल जाएंगे, आपके पास तो 25% ही बचेंगे। राजेश, जो आपने कहा ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है, जिसके बारे में मैं कई बार आपके शो पे बात कर चुका हूं, मैं कई लेख भी लिख चुका हूं, कि जब तक हम काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में या A2 सिविल अथॉरिटीज में डिप्लॉयड हैं तब तक हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें बहुत समस्या आएगी अगर हम पे युद्ध छेड़ा जाएगा, क्योंकि युद्ध के दौरान हमें अनुभवी सैनिक चाहिए। एक सिंपल सी मारुति कार चलाने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं कॉन्फिडेंस आने के लिए। और अगर हम देखें, जो ये टैंक्स होते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं, जो इतने सोफिस्टिकेटेड तोपें हैं हमारे पास, उन पे माहिरता हासिल करने के लिए कम से कम 8 से 10 साल चाहिए होता है। तो अगर 75% सैनिक हर 4 साल में रिटायर हो रहा है, या हर 6 महीने में रिटायर हो रहा है 4 साल की सर्विस के बाद, एक वक्त आएगा जब हमारे पास टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें चलाने के लिए अनुभवी सैनिक नहीं होगा। तो ये जो बड़ी समस्या है, जिसका मैं जिक्र कई बार कर चुका हूं, ये हमें बहुत प्रॉब्लम देगी जब हम पे युद्ध होगा। और जो सारी टाइमलाइंस हैं कि 2035 पे 2 फ्रंट वॉर होगी, जब पाकिस्तान चीन मिलके हम पे लड़ाई करेंगे, सिर्फ 11 साल बचते हैं। तो ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है। मेरे को उम्मीद है कि इस पे जरूर विचार विमर्श होगा, क्योंकि हमें पता है हमारा चाहे सेना हो, वायु सेना हो, नौसेना हो, उसमें बहुत कैपेबल ऑफिसर्स हैं, जो काफी अनुभवी ऑफिसर्स हैं। और मेरे को उम्मीद है कि ये चीजें ध्यान में रखी जाएंगी, और जब नई पॉलिसी आएगी ये सारी चीजें मद्देनजर रख के ही नई पॉलिसी आएगी। बस एक आखिरी सवाल करना थोड़ी सर, क्योंकि काफी व्यूअर्स हैं जिन्होंने एक बड़ा कॉमन सा कमेंट किया है। आई नो कि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन दर्शकों तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि व्यूअर्स बोल रहे हैं कि आप 5 बार विधायक बनते हैं, 10 बार सांसद बनते हैं, आपको 10 बार की पेंशन लगती है। आप 5 बार विधायक बने हैं, आपको 5 बार जब होगी तो 5 बार की आप पेंशन लेंगे, लेकिन सेना की
सेना का जवान जो सरहद पे खड़ा है, जो ताउम्र अपनी जिंदगी निकाल देता है, उसकी आंखें काली हो जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, उसको पेंशन देने से आपको ऐतराज है। मैं इस पे कमेंट नहीं चाहूंगा आपका, आप आई होप कि आप करना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये युवाओं की नाराजगी है जो खुलकर कमेंट्स के जरिए मेरे सामने आई है। लेकिन एक पॉइंट और सर, क्या इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स अपनी स्ट्रेंथ को कम कर रही है? क्योंकि जब तक आप स्ट्रेंथ को कम नहीं करेंगे, आप अपने डिफेंस का जो पेंशन बिल है उसे कम कैसे करेंगे? क्या 14 लाख की जो आर्मी है उसे हम 10 लाख करने वाले हैं? राजेश जी देखिए, जहां तक पेंशन बिल की बात है, अगर हम आंकड़े देखें जो कि पब्लिक डोमेन में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अधिकतर पेंशन बिल डिफेंस सिविलियंस के लिए है। तो बिल्कुल ये सर, जो धारणा फैलाई जा रही है देश में कि पेंशन बिल फौजियों की वजह से, ये गलत धारणा है। असलियत कुछ और है। असलियत है क्योंकि हम सारे जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सैनिक भी हैं और सिविलियंस भी हैं। और ये जो अधिकतर पेंशन बिल है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन 50% से ज्यादा है, ये अधिकतर पेंशन बिल डिफेंस सिविलियंस का है, सैनिकों का नहीं है। तो पहली चीज, अगर हमने डिफेंस पेंशन बिल को कम करना है, हमें डिफेंस सिविलियंस की तादाद कम करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एक भी सैनिक की तादाद कम करेंगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जब हम पे युद्ध होगा। और मैं बार बार युद्ध का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीस टाइम में, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में 50-100 जवान कम भी हो बटालियन में, रेजिमेंट में, चल जाता है काम, क्योंकि वहां पे पूरा कॉम्बैट इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अगर हम एक आर्टिलरी रेजिमेंट लें, 18 तोपें होती है, तोपें कभी सही ऑफ में इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो अगर 100 सैनिक कम भी आर्टिलरी रेजिमेंट में, काम चल सकता है। लेकिन युद्ध में ऐसा नहीं होगा कि 18 की 18 तोपें चलेंगी दुश्मन के ऊपर। दूसरी चीज है कि मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एग्री करता हूं जो लोग कहते हैं कि जो विधायक हैं उनको अगर इतनी बार पेंशन मिलती है, सैनिकों को क्यों नहीं मिलती है। देखिए, जब एक सैनिक भर्ती होके, चाहे सैनिक पे भर्ती हो चाहे अफसर पे हो, कोई भी हो, एक सैनिक सैनिक है। जब एक सैनिक भर्ती होके देश की सेवा करता है अपनी रेजिमेंट पे, सरहद पे, उसको यकीन होता है कि कभी ना कभी मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि शायद मैं घर नहीं लौट पाऊंगा। क्योंकि हमारी नौकरी दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी मानी जाती है। सैनिक की नौकरी दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी मानी जाती है। हमें कुछ नहीं पता अगले सेकंड हम जीवित हैं या नहीं, दुश्मन का गोली या दुश्मन का शेल हम पे गिरेगा, हम बचेंगे या नहीं। लेकिन तब भी सैनिक, भारतीय सेना का सैनिक सरहद पे जब खड़ा होता है, दिन रात बर्फ गिर रही होती है, चलने में मुश्किल होती है, हम सारे वहां नौकरी कर चुके हैं, हमें पता है। लेकिन वो क्यों इन चीजों के दबाव में नहीं आता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? इसलिए दबाव में नहीं आता क्योंकि उसको पता है कि मैं अगर चला गया, मेरी फैमिली को पेंशन मिलेगी, वो सड़क पे नहीं आएंगे, उनका पीछे देखभाल होगी। और यही एक मुख्य कारण होता है कि जब सैनिक, चाहे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, चाहे युद्ध में, चाहे कोई भी मौसम में, जब वो अपनी ड्यूटी करता है, कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरी फैमिली को मेरा देश देखेगा, उसको पेंशन मिलेगी, उनको बाकी सहूलत मिलेंगी। अब अगर हम ये पेंशन वाला फैक्टर निकाल दें, ये स्वाभाविक है, मैं भी अगर आज सेवा में होता, मेरी पेंशन नहीं होती, तो मेरा एक बड़ा टाइम ये सोच में जाता कि खुदा ना खास्ता मेरे को कुछ हो गया तो मेरे बुजुर्ग माँ बाप का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि मेरे पास तो कोई बिजनेस है नहीं, मेरे पास तो कोई बिल्कुल दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, मैं तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं। तो जब मेरे पास फौज की सैलरी या पेंशन के अलावा कोई और स्रोत नहीं है इनकम का, तो मेरे बाद में मेरे परिवार का क्या होगा? तो ये स्वाभाविक है। और मैं इस चीज के साथ पूरा सहमत हूं कि पहली बात तो, जो एक बार विधायक चुना जाता है उसको एक पेंशन मिलनी चाहिए, चाहे वो 10 बार चुना जाए, पेंशन उसको एक बार मिलनी चाहिए। दूसरा, बिल्कुल सर। हर सैनिक को जो सेना, वायुसेना, नौसेना में नौकरी कर रहा है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि जब उसको पेंशन मिलेगी, वो अपना 100% नहीं राजेश जी, वो अपना 200% देगा इस देश की सेवा के लिए। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, कर्नल जयेश सोढ़ी सर, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद सर, थैंक यू।